हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार एस्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रही हूं। तो यहाँ मैंने 2023 के प्रश्न पत्र करवा दिए थे और अब जो हम प्रश्न पत्र कर रहे हैं वो है 2020 का। तो सारे प्रश्न पत्र आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ मैंने बिहार एस्टेट पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। और अब जो कम समय है, एक तरफ तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो सिलेबस है उस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो यहाँ आपको मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है इन कम समय में प्रोवाइड करवा सकूँ। तो ये परीक्षा जो तय हुई है ये है 24, 25 और 26 मई को। तो अब हमारे पास समय सीमा तो हालांकि बहुत कम रह गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक टॉपिक को हम इनमें कवर कर सकें। तो चलिए, पहला हमारा जो प्रश्न आ जाता है वो है प्रश्नोत्तरी। आज की हम शुरू कर रहे हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर 2020। तो ये 2020 का प्रश्न पत्र है शिफ्ट 2 का। ठीक है, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। बस की यात्रा के व्यंग्यकार है। तो बस की यात्रा किसकी रचना है? तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है, व्यंग्य है। ठीक है, नेक्स्ट है बाज और सांप कहानी के कहानीकार है। तो बाज और सांप जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है, अब ये कहानी किस प्रकार की है? तो ये एक बोध कथा है। इस कहानी के आधार दो पात्र हैं, एक है बाज और एक है सांप। इसमें सांप को कायर प्रवृत्ति का जीव दिखाया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो ये पंक्ति जो है इसके रचनाकार कौन है? तो ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियों में। अब इसमें क्या दर्शाया गया है? औद्योगिक विकास में ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा चित्रित है, स्त्री विमर्श को केंद्र में रखा गया है, बाल मजदूरी पर सवाल उठाया गया है, या फिर स्त्री सौंदर्य और संघर्ष को चित्रित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। औद्योगिक विकास के ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा जो है इसमें चित्रित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ये प्रश्न अधिकतर पूछा ही जाता है, तो इस प्रश्न को देख ले। तो देखिए, तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ पर लालटेन। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि पहाड़ पर लालटेन है, तो ये क्या है? मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत है। तो बाल गोविंद भगत जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, तो यहाँ प्रश्न है अरुण कमल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इनको इनकी रचना नए इलाके में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है शिव पूजन सहाय की किस रचना की प्रमुख पात्र भगजोगनी है? तो ये उनकी रचना कहानी का प्लॉट की पात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिहार के जो रचनाकार हैं उनकी भी लिस्ट बना के रख लेनी है, ताकि उनके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में जन्मे साहित्यकार कौन है। नेक्स्ट है लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार है। तो लाल पान की बेगम जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विष्णु प्रभाकर की अमर कृति आवारा मसीहा है। तो आवारा मसीहा क्या है, किसके जीवन पर आधारित है? तो ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। इसकी विधा क्या है? तो ये जीवनी है। ठीक है, क्योंकि कई बार हमसे जीवनियाँ ये विधा पूछ लेते हैं, कई बार इसके रचनाकार पूछ लेते हैं, कई बार ये किसके जीवन पर आधारित है ये पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। तो उनके द्वारा जो उपन्यास है वो है गोरा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध
कवि मंझन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सूफी कवि थे, सही है। मधुमालती इनकी एकमात्र रचना है, ये भी सही है। मंझन के गुरु शेख मोहम्मद गौस थे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि सारे ही पॉइंट क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। अब अगर यहाँ मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ, ये किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और फिर इसके बाद इनकी रचना से पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चलिए नेक्स्ट है, हरिऔध को उनकी किस कृति के लिए महाकवि माना जाता है? तो उनकी कृति प्रिय प्रवास के लिए जो है उनको महाकवि कवि माना जाता है। और प्रिय प्रवास के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये सन 1914 ईस्वी में हुआ था। और इसमें सर्गों की बात करें तो उसमें कुल 17 सर्ग है। और इसके अंतर्गत क्या चीज़ बताई गई है? तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, और इसके बाद इस रचना पे देख सकते हैं कि इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली संकलित है? तो ये संकलित है उनके काव्य संग्रह यामा में। नेक्स्ट है, आ रही रवि की सवारी काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है, जिसके कवि हैं, इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कविता के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद पर उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ था? तो 1997 ईस्वी में। और नाटक जारी है के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, राजेश जोशी की रचना है। तो राजेश जोशी की रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़। नेक्स्ट है, सीताकांत महापात्र है। तो सीताकांत महापात्र कौन है? असमी कवि, उड़िया कवि, अलकनंदा काव्य कृति के रचनाकार, माता भूमि के रचनाकार। तो ये एक उड़िया कवि हैं। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित अशोक के फूल है। तो अशोक के फूल क्या है, इसकी विधा क्या है? तो ये एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट है, आविन्यो है। तो आविन्यो क्या है? दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन शहर है। अशोक वाजपेयी की साहित्यिक रचना है। रोन नदी के किनारे बसा फ्रांस का शहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था? यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन बंधु, सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन इनके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है किन्होंने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने जो है 1902 में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 में उन्होंने इसका कार्यभार संभाला था, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, घनानंद के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? रीति मुक्त काव्यधारा के युगीन रीति युगीन कवि हैं, कवि के साथ साथ श्रेष्ठ गायक भी हैं, प्रेम वाटिका प्रसिद्ध रचना है, ब्रज भाषा में लिखते थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? अब हमें असत्य ढूंढना है ना, तो देखिए बाकी तो सही है, लेकिन प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रस खान की रचना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता संकलित है। तो भारत माता उनके काव्य संग्रह ग्राम्या में संकलित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटा बिगाड़ के डर से इंसान की बात न कहोगे प्रसिद्ध पंक्ति प्रेमचंद की किस कहानी से है? तो ये पंक्ति जो है उनकी कहानी पंच परमेश्वर से ली गई है।
नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता की परख निबंध किसके लिए लिखा गया? नवोदित कवियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए, साहित्य प्रेमिकों के लिए। तो ये जो लिखा गया है कविता की परख, ये उन्होंने हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए लिखा है। ये चिंतामणि भाग 3 में संकलित है, ठीक है। और नामवर सिंह ने जो है चिंतामणि भाग 3 का संपादन कार्य किया था, ठीक है। और चिंतामणि भाग 1 का संपादन शुक्ल जी के द्वारा कराया गया था और पहले ये विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था और बाद में जो है इसका नाम चिंतामणि कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस साहित्यिक रचना पर बनी फिल्म का निर्देशन सत्यजीत राय ने किया था? तो ये क्वेश्चन तो अभी भी इस प्रकार का पूछा गया था, शायद बिहार बीपीएससी में या किसी में ये प्रश्न रिपीट हुआ था। तो देखिए सत्यजीत राय ने जो है किस पर रचना की थी? तो शतरंज के खिलाड़ी एवं सदगति दोनों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। वह रेखा किसान की किस्मत, अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। ये कथन किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन है निर्मल वर्मा का, ठीक है। तो नेक्स्ट है, मेहरुनिसा परवेज के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? कोरजा उपन्यास की उपन्यासकार है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, लाजो बिटिया टेलीफिल्म का इन्होंने निर्देशन किया है, तो ये भी बात सही है। ढहता कुतुब मीनार की कहानीकार है, सही है। आंखों की दहलीज काव्य संग्रह की रचयिता है, तो ये कथन जो है इनके बारे में असत्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आंखों की दहलीज काव्य संग्रह है, लेकिन आंखों की दहलीज जो है मेहरुनिसा परवेज ने तो लिखा है, लेकिन ये क्या है? उपन्यास विधा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चूड़ी बाजार में लड़की के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं कृष्ण कुमार, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं। उनके बात करने का हजार ढंग है और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का, नागार्जुन के संदर्भ में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक। तो देखिए ये तीनों तो संबंधित है, लेकिन पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार है, ना कि द्विवेदी युग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो ये जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। और इसके बारे में जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए कि ये किस पर आधारित है? ये प्रथम विश्व युद्ध पर रचित है। उसके बाद ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है, ठीक है। और चंद्रधर शर्मा जो है मात्र 3 कहानियां लिखकर जो है ये प्रसिद्धि इन्होंने हासिल कर ली। कौन कौन सी कहानी थी? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। पंक्तियों के कवि हैं, तो ये कवि जो है जयप्रकाश नारायण है, कविता जो कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर के निबंधकार है, तो अर्धनारीश्वर जो है दिनकर की रचना है और विकल्प में आप देख सकते हैं कि दिनकर नहीं है, तो हम यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगे द्वारा लिखित कहानी गैंग्रीन का बदला हुआ नाम है, तो गैंग्रीन का नाम बदलकर क्या पड़ गया था? तो वो है रोज, ठीक है। और इसकी मुख्य पात्र कौन है? मालती,
जो कि एक अपनी मशीनी जीवन, एक उबाऊ जीवन जो है वो जी रही है। तो इसके बारे में हम इस कहानी में देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उपभाषा है, उपराजभाषा है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। तो देखिए यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा नियमबद्ध होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन क्या है? सत्य है, और हमें तो असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये संविधान के 92वें संशोधन में मैथिली को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है 92वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। मूल संविधान जो बना था जिस वक्त, उसमें इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है। जब इसका 21वां संशोधन हुआ संविधान का, तो 1967 में सिंधी को इसमें जोड़ा गया। 71वें संशोधन अधिनियम में, जो कि 1992 में हुआ, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संशोधन में, जो कि 2003 में किया गया, उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी को और बोरो को, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो अब जो कुल भाषाएं हैं वो बढ़ के कितनी हो गई है? तो अब 22 हो गई हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, कोई आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभाषा, जहाँ पे हमारा हो जाता है पहली भाषा कौन सी हो जाती है? मातृभाषा की बात होती है। ठीक है। तो ये त्रिभाषा क्या है, पहले इसको समझ ले। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि इसमें मातृभाषा शामिल होती है या फिर क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। और त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित है। ठीक है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो है इसको लागू किया गया। तो ये त्रिभाषा में पहली भाषा जो होती है वो मातृभाषा होती है या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा हो गई। दूसरी भाषा जो कि हिंदी भाषी राज्यों में या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि अंग्रेजी या फिर कोई और हो गया। तीसरी भाषा जो उनकी या अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो यहाँ पे हो गया हिंदी, इंग्लिश और आपकी मातृभाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, BF स्निकर के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। बच्चे वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने अपने समुदाय के संपर्क में आकर भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पे BF स्निकर के अनुसार बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण, जो उनके आसपास जो उनको भाषाएं सीखने को मिलती है उसके अनुसार बच्चे सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, सिर्फ कक्षा 1 और 2 में अनुमति देनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारा कट हो जाएगा, सम्मान देना चाहिए, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, तेज गति से पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना या फिर लय के साथ पढ़ना। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए? शुद्ध उसका। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शुद्ध उच्चारण की तो कोई बात होगी नहीं, तेज गति से पढ़ना भी नहीं होगा, लय के साथ पढ़ना। सर्वाधिक जो इसमें महत्वपूर्ण आ जाता है वो होता है समझ के साथ पढ़ना। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आरंभिक कक्षाओं में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौखिक भाषा का विकास, सुलेख, शुद्धोच्चारण, मानक वर्तनी। तो आरंभिक, जब आप शुरुआत में पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कक्षा 1 to 5 की बात करें, प्राथमिक कक्षा की बात करें, तो इसमें मौखिक भाषा का जो है अधिक से अधिक विकास होना चाहिए।
नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो क्या काम करने में कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या फिर लिखने में। तो इनको जो है लिखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में डैश संदर्भ को ध्यान में रखने की जरूरत है। आर्थिक, सामाजिक, बहुभाषिक या फिर सांस्कृतिक। तो यहाँ पे देखिए बहुभाषिक आएगा, ना कि आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सावधिक आकलन, समृद्ध भाषिक परिवेश, श्रव्य दृश्य माध्यमों का भरपूर प्रयोग या फिर पठन सामग्री। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए सावधिक आकलन, समृद्ध भाषिक परिवेश, जो आप बोल रहे हैं उसका परिवेश कैसा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। तो व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने और परीक्षाओं में प्रश्नों के जवाब देने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने, उसके व्यवहारिक प्रयोग, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अधिक महत्व देने, भाषा की प्रकृति, प्रकार आदि को कंठस्थ करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसके व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है। तो डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखन अभ्यास करना, तथ्यों एवं घटनाओं को भूलने से बचाने के लिए संरक्षित करना, वाक्य संरचना को समझना। तो यहाँ पे देखिए लेखन अभ्यास के लिए डायरी ही लिखें ये जरूरी नहीं होता, और तथ्यों और घटनाओं को याद रखने के लिए कि उनको याद रखें इसके लिए संरक्षित करना ये भी जरूरी नहीं होता, वाक्य संरचना को समझना ये भी नहीं है। अपने भाव विचारों को सत्य, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूर्ण भाषिक स्वरूप प्रदान करना। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता विकसित करने का सर्वाधिक अवसर देती है? कहानी, कविता, एकांकी या फिर संस्मरण। तो जहाँ तक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो हिंदी साहित्य की एकांकिक विधा भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता विकसित करने का सर्वाधिक अवसर देती है। ठीक है। और एकांकी क्या होती है? एक अंक वाले नाटक। ठीक है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय किस बात पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा? श्रुत लेखन, शुद्ध उच्चारण, भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, लेखन में विराम चिन्हों का सही प्रयोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा विकास में आकलन का सर्वोत्तम तरीका है? कविता का गायन, पाठांत प्रश्नों के उत्तर देना, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है, विचार तर्क सहित अपना अनुभव बांटना और बातचीत करना। इसके माध्यम से जो मौखिक विकास की बात देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के अधोलिखित प्रश्नों से में आप किसे बेहतर समझते हैं? मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? मुंशी जी बड़े भाई क्या थे? तो ये क्या थे नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर प्रश्न है वो हमारा बी ऑप्शन है। ये जो है फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे ये नहीं है। तो मेन जो मुख्य प्रश्न आ जाता है वो सबसे बेहतर यही प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में समाचार पत्र पत्रिका का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि पत्र पत्रिकाओं की तरह बच्चे अलंकारिक भाषा लिख सके? नहीं, बच्चे आलोचनात्मक दृष्टि से लेख या समाचार को देखते हैं एवं प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग हो रहा है ये भी नहीं है। बच्चे लेखक के नाम सहित शीर्षक को याद रखते हैं ये भी नहीं है, कि बल्कि जो हम चीज़ पढ़ते हैं
उस पर जो एक आलोचनात्मक प्रक्रिया है कि ये अच्छी है, ये बुरी है, या उन्होंने ये चीज़ कहा है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में पाठों के चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ सरल एवं बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, प्रत्येक पाठ के अंत में व्याकरण इकाइयाँ उदाहरण के साथ हो, पाठ छोटे हों, कविताओं की संख्या अधिक हो ताकि बच्चों को रटने में के पर्याप्त अवसर हो। ऐसा नहीं है, पाठ क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए और बच्चों के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है। बच्चों के पठन कौशल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, पढ़ने के प्रति बच्चों में निराशा का भाव जागृत होता है। तो इनमें से सभी सही है कि देखिए, अगर कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति यानी मौखिक मुंह से कुछ बोल रहा है, अगर आप उसको बार बार टोकते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके पठन कौशल पे वो फिर पढ़ना नहीं चाहेगा। अगर बार बार उसको शब्दों पे आप टोकते हैं तो इससे उसके पठन कौशल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, बच्चों में क्या है, निराशा हो जाती है और निराशा का भाव भी जागृत हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तिनकों का घोंसला के उपन्यासकार है, तो इसके उपन्यासकार हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है, कौन सा प्रत्यय लगाने से सुंदर विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सुंदरता, तो ता अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, संज्ञा में वो बदल जाएगा। ठीक है, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग, देखिए मोती, उपाधि, थकान, पंचवटी, तो स्त्रीलिंग नहीं है। उपाधि स्त्रीलिंग है, थकान स्त्रीलिंग है, पंचवटी स्त्रीलिंग है, लेकिन मोती जो है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वीर का स्त्रीलिंग होगा, तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरांगना। ये अब यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों ही, अच्छा ए में क्या है, मात्रा देखिए वी पे छोटी है इसलिए ये वाला गलत है। वीरांगना तो दोनों है लेकिन गलती कहाँ पे थी, मात्रा की थी, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा दूध चाहिए, वाक्य में थोड़ा क्या है, संख्यावाचक, तो संख्या तो है नहीं। गुड़, कोई थोड़ा से तो हम गुड़ नहीं कह सकते क्योंकि मीठा होता तो हम कहते कि मीठा है, खट्टा है तो होता। सार्वनिमिक विशेषण, तो विशेषण की नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक। परिमाण है थोड़ा यानी क्वांटिटी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा दूध मीठा है, वाक्य में थोड़ा है, थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, प्रविशेषण, संख्यावाचक। तो यहाँ पर अब जो है देखिए दूध थोड़ा मीठा है, तो यहाँ पे क्या है, ये हम विशेषता क्या है दूध की, मीठा है, लेकिन कितना मीठा है, तो थोड़ा। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या, यहाँ पे जो शब्द है वो बदल गया, यहाँ पे ये प्रविशेषण हो गया, इसकी हम विशेषता बता रहे हैं। विशेषण की विशेषता विशेष्य, इसको हम विशेष्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रविशेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सकर्मक क्रिया है, हंसना, रोना, खाना, टहलना। तो सकर्मक क्रिया कौन सी हो गई, खाना। ठीक है, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति जमा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला पद विशेषण हो और दूसरे उसकी विशेषता बताता हो, तो वो हो जाता है कर्मधारय। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की क्या विशेषता हो गई कि वो नीला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला पद विशेषण और दूसरा जो है उसकी विशेषता बताता हो, जैसे कि नील कमल, मैंने बताया नील कमल। ठीक है, अब परिभाषाएं आप ऐसी इसी प्रकार से याद करेंगे क्योंकि परिभाषाएं जो है इस पर ऐसे ही पूछी जा रही है। नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। ठीक है, शरण शब्द का पर्यायवाची है प्रतान, त्राण, कटक
या फिर धीरज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्राण। ठीक है। विराग का विलोम होगा विराग, अनुराग। विराग में वी हो गया यानी उसे हट गया, अनुराग यानी प्रेम। ठीक है। नेक्स्ट है अशक्त असक्त। तो अब दोनों का सही अर्थ युग्म कौन सा है? अशक्त यानी कि असमर्थ और असक्त यानी कि उदासीन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 2 बार जन्म लेता है कहलाता है। जो 2 बार जन्म लेता है उसको हम कहेंगे द्विज। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए द्विज का जो अर्थ होता है वो ब्राह्मण भी होता है, पक्षी होता है, दांत होता है और चंद्रमा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिगीषा शब्द का अर्थ है जिगीषा। अब यहाँ पे देखिए जिजीविषा होता तो जीतने की इच्छा होती, लेकिन जिगीषा है। जिगीषा का होता है जीतने की इच्छा। ठीक है। निष्प्रिय का अर्थ क्या है? निष्प्रिय जो इच्छा के बिना हो, इच्छा से रहित हो। नेक्स्ट है हमारा ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए कहलाते हैं। तो जो संस्कृत से आए हैं हिंदी में उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए पंख, वो भी क्या है? तद्भव है। दूध, दोनों तद्भव है। ठीक है। पंख का क्या होता है? पक्ष। दूध का क्या होता है? दुग्ध। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है जो लड़के अच्छे होते हैं परिश्रमी होते हैं। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है मिश्र वाक्य है, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कॉमा भी है, तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य है। ठीक है। चरखा काटना चाहिए वाक्य का शुद्ध रूप है। चरखा काटनी चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलानी चाहिए, इनमें से सभी। तो चरखा जो है चलाना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रात हुई और तारे निकले वाक्य कैसा है? तो ये जो है संयुक्त है क्योंकि यहाँ पे क्या है? और से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से रस नहीं है। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस है, लेकिन माधुर्य रस जो है वो नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्तमान होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? अब यहाँ पे क्या है? आपको कुछ भी नहीं पता, आपको पता है बाल लीला। बाल लीला का वर्णन किस में होता है? कौन से रस में? वात्सल्य रस में। ठीक है। नेक्स्ट है रोला के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है। यह मात्रिक समछंद है, सही है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, सही है। 12-12 मात्राओं के बाद यति 12-12 मात्राओं के बाद आती है। नेक्स्ट है प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु आते हैं। अब यहाँ पे क्या है इसका? अब रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण में यहाँ क्या है? 12-12, लेकिन इसके में क्या होता है? रोला में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ना कि 12-12 मात्राओं पर। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स तो सही थे, लेकिन ये सही नहीं था क्योंकि इसका क्या हो जाता है? रोला 11 जमा 13, ऐसे याद करते हो ना। ठीक है। नेक्स्ट है सठ सुधर ही संत संगत पाई। अब दी गई पंक्तियों में अलंकार है। अब यहाँ पे देखिए तो स वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में उपमेय और उपमान क्रमशः है। तो यहाँ पे देखिए मन क्या है? उपमेय है और पीपर पात क्या है? उपमान है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ किसी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार
होता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो रीतिकाल के जो प्रथम कवि हैं डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार वो कौन है? केशवदास है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है मैला आंचल को माना जाता है। नेक्स्ट है, अकहानी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? वह वस्तुतः निषेध और अस्वीकार की कहानी है। सही है। यह अस्वीकृति प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों, अभिव्यक्ति की पुरानी पद्धतियों के प्रति है। सही है। अकहानीकार केवल आत्मानुभूति की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं। हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी अकहानी की? तो ये हुई थी 1960 में। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल है। चलिए नेक्स्ट है, सुनहु तात यह अकथ कहानी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये शिवानी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, ताप के ताए हुए दिन के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था त्रिलोचन को। ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? त्रिलोचन की ये रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा किस पुरस्कार में प्रदान की जाती है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, छायावाद के समाप्ति काल के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर कौन सा वाद निर्मित होना आरंभ हो गया था? तो छायावाद के बाद जो है प्रगतिवाद आया था। ठीक है। नेक्स्ट है, रश्मि रथित का कथानक लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया है। ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है। इसका रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और इसमें जो है कर्ण जो है इसका नायक है। नेक्स्ट है, इनमें दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। एक कंठ विस्फाई ये नहीं है। आवाज़ों के घेरे, साए में धूप दुष्यंत कुमार का जो है गजल संग्रह है। और इनको जो है गजल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अंधा युग में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार को दिखाया गया है। नहीं। प्रेम और विवाह का कला साधना के परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है। नहीं। चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया। ये भी नहीं है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से कृष्ण की मृत्यु तक की कथा इसमें ली गई है। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जो है इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस है। आधे अधूरे है। लेकिन अंतराल जो है मोहन राकेश का नाटक नहीं है, उनके द्वारा रचित ये उपन्यास है। तो आपसे देखिए किस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जा रहे हैं, ये भी गौर करने वाली बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये मोहन राकेश का उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है, धूमिल का मूल नाम क्या था? तो धूमिल का मूल नाम था सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट है, जखन छोटो छिलम है। ये क्या है? राजा राममोहन राय की जीवनी है, ईश्वरचंद विद्यासागर की आत्मकथा है, रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा है, या फिर सत्यजीत राय की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय की आत्मकथा है। ये जो है बंगला भाषा में लिखी गई। जखन छोटो छिलम इसका तात्पर्य है जब मैं छोटा था। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1982 ईस्वी। नेक्स्ट है, कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी जो कि 2020 का प्रश्न पत्र बिहार एस्टेट में पूछा गया था। तो यहाँ मैंने जैसे बताया था कि आपको बिहार एस्टेट के प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हैं वो सारे मैं करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट भी तैयार है। इस वीडियो के लिंक में मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ हम प्रैक्टिस सेट भी पेपर के बाद ही शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।